हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, और ये संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। अभी जो हाल ही में हुआ टेस्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। बाईलिंगुअल है तो यहाँ पर हम हिंदी का सॉल्व करेंगे, इंग्लिश का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? तो जीवित प्रवाल लगभग 200 से 250 फीट से अधिक गहराई में नहीं पाए जाते। कारण क्या है? कि इससे अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन में भी कमी होने लगती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो कथन और कारण दोनों सही है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो प्रवाल समुद्र के भीतर पाया जाने वाला एक प्रकार का जंतु है। यह बिना मेरुदंड का जंतु है। इसका विकास प्रायः समुद्र के भीतर तटों अथवा द्वीपों के सहारे या अंतः सागरीय चबूतरों के ऊपर होता है। इसके विकास हेतु विभिन्न भौगोलिक दशाएं जरूरी होती हैं, जैसे कि प्रायः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होते हैं। इनको जीवित रखने हेतु 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। जीवित प्रवाल लगभग 200 से 250 फीट से अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक गहराई में सूर्य प्रकाश की कमी होने लगती है और फलतः ऑक्सीजन में भी कमी होने लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तांबा भंडारक शीर्ष देशों पर विचार कीजिए तथा इन्हें भंडारण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पेरू, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चिली। तो यहाँ पे इनका सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे चिली हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा पेरू, और चौथे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिको। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जीव मंडल रिजर्व है, दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य दिया हुआ है डिब्रू सैखोवा। तो ये कहाँ पे है? तो ये है असम में। ए का हो जाएगा तीसरा दिहांग देबांग, ये कहाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी, तो ये मध्य प्रदेश में है। और अगस्त्य मलाई, ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा? तो 3 4 2 1 इसका सही कूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऊपरी वायु संचरण के निर्माण से पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की विभिन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है कथन है कि ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला नहीं सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो निचली वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल के लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे पहले में दिया हुआ है कि भूमिका होती है, तो यहाँ कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेम्बनाथ झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह तमिलनाडु तट पर स्थित एक लैगून झील है। दूसरा है कि इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो वेम्बनाथ झील है या केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। तो यहाँ पे ये तमिलनाडु दिया हुआ है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका जल ग्रहण क्षेत्र दिया हुआ है। स्वर्ण रेखा, तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 19,296 है वर्ग किलोमीटर। बैतरणी का तो 12,789 है। साबरमती का 21,674 है और ब्राह्मणी का 39,033 है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। दूसरा है कि वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे अधिक सांद्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का है। और वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। जैव विविधता अधिनियम 2002। जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम, तो ये कब का है? तो 1960 का है। और जल उपकर अधिनियम ये कब का है? तो ये 1977 का है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960 यानी कि तीसरा। उसके बाद यहाँ पे चौथा हो जाएगा जल उपकर अधिनियम 1977। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही कोट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथाबास्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह झील स्लेव ग्रेट बियर एवं मैकेंजी नदी द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ी है। यह झील कनाडा के यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। किसके बारे में? तो अथाबास्का झील के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उत्तरी पूर्वी भाग एक शीत मरुस्थल है। दूसरा है कि कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दो के दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है शीत मरुस्थल है और साथ ही यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय है यहाँ पे करेवा मिट्टी है जो कि जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विश्व के दर्रे हैं, दूसरी तरफ समुद्र तल से उनकी जो है ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पे बुर्जिला, तो बुर्जिला की जो ऊंचाई है यह हो जाएगी 3750 मीटर। अल्पाइन की ऊंचाई तो 4130 मीटर है। बोलन, तो बोलन की जो ऊंचाई है 1792 मीटर है। खैबर, तो खैबर पास की जो ऊंचाई है 1180 मीटर है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि यहाँ 2 पारितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है कि इस क्षेत्र में दोनों पारितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं। तो इसमें कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि नहीं सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाबर मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैला हुआ है। दूसरा है कि भाबर के दक्षिण में तराई का क्षेत्र स्थित है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। तीसरा कथन है कि भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में धरातल पर निकलती हैं। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है भाबर मैदान के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे से समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को कहा जाता है। तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रतिरूप को कहा जाता है जालीनुमा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्य प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर, जैसे कोई एक पर्वत है और यहाँ से नदियाँ इस तरफ ऐसे चारों तरफ निकल के फैल जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। यहाँ पे मांडव हिल और छोटा नागपुर का पठार जो है ये सब किसके प्रतिरूप हैं? तो आर्य जो नदी का यहाँ पे आर्य प्रतिरूप है वो बनाते हैं। तो इसका आर्य प्रतिरूप का ये हो गया। और साथ ही वृक्षाकार, तो वृक्षाकार जो है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। और साथ ही अभिकेंद्रीय, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, मानस उपयुक्त में से कौन से जैवमंडल निचयों की सूची में शामिल हैं? तो इसमें से चार के चारों जो है जैवमंडल निचयों की सूची में शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि सही सुमेलित है? तो यहाँ पे मिकिर असम तो बिल्कुल सही सुमेलित है। गारो जो है ये मेघालय
पहाड़ी जो है ये मेघालय की होगी। बरेल, तो बरेल जो है ये असम की पहाड़ी होगी। और अबोर, तो अबोर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी होगी, नागालैंड की नहीं। तो यहाँ पे मिकिर असम का पहले से सुमेलित है। गारो जो है यह मेघालय की पहाड़ी है। बरेल जो है यह असम की पहाड़ी है। और अबोर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो इसमें जो काराकोरम श्रेणी है इसको उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। पहला है कि अधिक वर्षा के कारण वृक्ष काफी सघन एवं सदाहरित रहते हैं। दूसरा है कि इन वनों की लकड़ियां अत्यधिक कठोर होती हैं जिससे इनका आर्थिक महत्व कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। पहला है कि इसका विस्तार केन्या, युगांडा और तंजानिया में है, यानी कि UKT बिल्कुल सही है। केन्या, युगांडा और तंजानिया में ही है इसका विस्तार। और नेक्स्ट है कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो ये भी यहाँ पे दोनों कथन सही है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पार्सियन गल्फ के तट पर अवस्थित है या फिर है। ईरान, ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे चार के चारों देश फारस की खाड़ी यानी कि पार्सियन गल्फ जिसको कहा जाता है, ये चार के चारों पार्सियन गल्फ के किनारे ही स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग संविधान में उल्लिखित किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये की जाती है अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। सरकार कुछ मामलों में जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध जो है लगा सकती है। इसलिए किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे राज्य में जिसमें अनुसूचित जातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित कर सकता है। दूसरा है कि इस परिषद में शामिल 20 से अधिक सदस्यों में 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से यथाशक्य निकटतम 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/3, तो 3/4 होने चाहिए, 1/3 नहीं, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। तो कथन है कि भारतीय संसद द्वारा पारित कानून भारतीय नागरिकों एवं विश्व में कहीं भी उनकी संपत्ति पर लागू होता है। कारण है कि भारतीय संसद को देश के पूरे क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरा कथन है कि इस प्रावधान का उद्देश्य इन राज्यों में रहने वाले जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक विकास के घटित निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे गवर्नर की परिषद को विधि निर्माण का एक अधिकार प्राप्त होना, ये कब प्राप्त हुआ, एक मिनट। और साथ ही दूसरा है कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन करना। तीसरा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के पद का सृजन। और चौथा है कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था प्रारंभ करना। तो यहाँ पे
जो ये लास्ट में दिया हुआ है कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था को प्रारंभ कब किया गया, तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के पद का सृजन कब किया गया, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के पद का जो सृजन किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। और साथ ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता सरकार के अधीन कब किया गया, तो ये किया गया 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर की परिषद को विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त होना, ये प्राप्त हुआ 1833 में। 1833 हो जाएगा इसका सही ईयर। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन करना, यानी कि दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा सबसे पहले बी और डी में है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गवर्नर की परिषद को विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त होना, यानी कि 1833 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे पहले दूसरा होगा, फिर तीसरा हो जाएगा, पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, और फिर तीसरा हो जाएगा, और फिर चौथा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी कार्य। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कि निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाकी यहाँ पे दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संवैधानिक विधि में पंथनिरपेक्षता के सूचक हैं। तो इसमें से कौन कौन से इसके सूचक हैं, तो अनुच्छेद 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है और 28 भी है। तो चारों ये हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें कराधान संबंधी खंड होते हैं, बिल्कुल शामिल किया जाता है। संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध, तो ये दोनों जो है ये किस में शामिल होते हैं, तो ये वित्तीय विधेयक में शामिल होते हैं। तो पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरा एवं चौथा इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव प्रचार में प्रयुक्त स्टार प्रचारक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। प्रचारकों की प्रचार सीमा विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, बिल्कुल सही है। इनकी सूची को निर्वाचन आयोग को भेजना, ये भी यहाँ पे सही है। राजनीतिक दल को अधिकतम 50 स्टार प्रचारकों को रखने की सीमा, ये यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 एवं 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक दलों को अधिकतम 40 और कम से कम 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति जो है करने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, इसलिए कथन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समिति के अंतर्गत वर्गीकृत है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों जो हैं ये समिति वित्तीय समिति के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। विदेश मामलों की समिति इसमें संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। तो पहला, दूसरा एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सदस्यों पर विचार कीजिए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। अब उपयुक्त सदस्यों में से कौन प्रातिरूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें से प्रतिरूप समिति के सदस्य जो है उपयुक्त चारों लोग थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रारूप समिति, इस समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। और बाकी यहाँ पे मेंबर जो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान, ये सभी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिसंघीय राज्य व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। लिखित संविधान, एकात्मक सरकार, संविधान में अनम्यता, शक्ति का विभाजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ लिखित संविधान होना चाहिए परिसंघीय राज्य व्यवस्था के लिए।
और यहाँ पे संविधान में अनम्यता और साथ ही शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पे पहला, तीसरा एवं चौथा गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान में उपबंधित है? नए राज्य क्षेत्र का अर्जन, राज्यों का गठन, राज्य क्षेत्र को अलग करना या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो इसमें से जो संबंधित हैं वह हो जाएंगे नए राज्य क्षेत्र का अर्जन और साथ ही राज्य क्षेत्रों को अलग करना और साथ ही राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पे पहला, तीसरा एवं चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? महारचित, कश्यप मतंग, बोधि धर्म, गुण बर्मन। तो इसमें से किसने किसने जो है चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो इसमें से मतंग, कश्यप मतंग और बोधि धर्म, ये जो दो थे, ये लोगों ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नियरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अवस्थित है। दूसरा है कि यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। दूसरा है कि इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में अवस्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो दो के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह भूटान से सीमा साझा करता है? तो भूटान से जो है कौन कौन से राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये भूटान और भारत के बीच में जो सीमा है कितने किलोमीटर की है? तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, और इससे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ दिए हुए हैं राज्य। तो रेंगमा जनजाति जो है ये नागालैंड की है। कडार जो है यह केरल की है। चेंचू आंध्र प्रदेश की है और हमार जो है मेघालय की है। तो इसका जो सही कोड होगा 2143 हो जाएगा। 2143 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके कितने सही युग्म हैं इनको यहाँ पे बताना है। एक तरफ मुख्य नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? संकोश है, बिल्कुल सही है। कावेरी की सिमसा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही है, कावेरी की सिमसा सहायक नदी है। कृष्णा का मालप्रभा भी सहायक है और गोदावरी का मंजीरा यहाँ पे सहायक है। तो 4 के चारों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, इसको सुमेलित करना है। अलमट्टी बांध, तो अलमट्टी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। तिलैया बांध तो ये बराकर नदी पर है और उकाई बांध तो ये तापी नदी पर स्थित है और पोचमपाद परियोजना तो ये गोदावरी नदी का है। तो इसका जो सही कोड होगा क्या हो जाएगा? तो 3421 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को पराजित कर पहला महिला खो खो विश्व कप जीता है? तो पहला महिला खो खो विश्व कप जो जीता है ये जीता है किसको हराकर? ये जीता गया है नेपाल को हराकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, INS सूरत, INS नीलगिरी हैं क्या हैं? तो ये जो हैं ये लड़ाकू जहाज हैं, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन गुजरात में किया गया, जो कि गलत है। इसका आयोजन जो है गुजरात में नहीं किया गया है, इसका आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में और साथ ही इसमें मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति शामिल हुए। तो ये दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के बारे में क्वेश्चन में भी पूछा जाए क्योंकि हल्दी बहुत ट्रेंडिंग चल रही थी।
हल्दी बोर्ड हैदराबाद में बना है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला कथन है कि भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। दूसरा है कि हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है हल्दी के बारे में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक के संपादक हैं। तो इस पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक जो हैं यह हैं डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत पोल जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है? तो ये CBI के द्वारा विकसित पोर्टल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसको नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि इसमें उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह राजीव कुमार थे और भी हाल ही में ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 26वें जो चुनाव आयुक्त बन गए हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। तो 25वें जो थे ये राजीव कुमार थे और ये अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो अब इनके स्थान पर कौन आए हैं? तो 26वें आए हैं श्री ज्ञानेश कुमार, 26वें हैं, इनको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिल्कुल सही है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच बिल्कुल सही सुमेलित है। प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट, IUCN बिल्कुल सही है। वित्तीय समावेशन सूचकांक IMF, तो वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि IMF। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पुस्तक डोगरी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल बंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है। यह बीमारी टिटलिया इंडिका नामक कवक से होती है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में पहला कथन है कि इस योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनवरी 2016 में जिसकी शुरुआत की गई थी वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, ना कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुरुआत जो है 1999 से 2000 के बीच में किया गया था। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसका उद्देश्य सूखा, बाढ़ एवं चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों को संरक्षण प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ दिए हुए हैं रोग। बाजरा, तो बाजरे में अरगट रोग लगता है। मूंगफली, तो मूंगफली में जो रोग होता है सफ़ेद गिरुई होता है। अरहर, तो अरहर में होता है उकठा। और गन्ना, तो गन्ना में होता है रेड रॉट। तो इसका जो सही कूट होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उर्वरक है, जैव उर्वरक, और दूसरी तरफ इनका उपयोग दिया हुआ है। तो राइजोबियम दलहनी फसलों में नत्रजन के लिए बिल्कुल सही है। एजेटोबैक्टर सभी खाद्यान्नों में, वानगी पौधों में नत्रजन के लिए बिल्कुल सही है। एसीटोबैक्टर तो केवल आलू में नत्रजन के लिए, तो गलत है। एसीटोबैक्टर जो है सभी खाद्यान्न, तिलहन, कपास, गन्ना, सब्जियां, बागवानी एवं वानिकी पौधों में नत्रजन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी अजोला फर्न तो खड़े पानी वाले धान में नत्रजन के लिए, यानी कि नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जो है ये बोई जाती है कब? तो जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है। और ये काटी कब जाती है? तो ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे पूछा गया है खरीफ की फसल कौन है इसमें से? तो सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि झारखंड में चावल की 3 फसलें आस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं। दूसरा है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान द्वारा लूनी श्री अधिक उत्पादन देने वाली धान की किस्म को विकसित किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, सिर्फ डी। दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल की 3 फसलें आस, अमन और बोरो मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में उगाई जाती हैं, ना कि झारखंड में। तो यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र पत्रिका और संपादक प्रकाशक दिया हुआ है। हिंदू पैट्रियाट ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो हिंदू पैट्रियाट के हरिश्चंद्र मुखर्जी थे इसके प्रकाशक और संपादक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी नहीं थे। तो यहाँ पे पहला ही गलत हो जाएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। उदंत मार्तंड जुगल किशोर भी सही है। और अमृत बाजार मोतीलाल घोष भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे 1916 में CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा मद्रास में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है कि यह आंदोलन ब्राह्मणों के लिए रोजगार और विधायी प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? किसके बारे में? तो जस्टिस आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस आंदोलन को जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मणों के लिए रोजगार और विधायी प्रतिनिधित्व हासिल करने की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में 20 नवंबर 1916 को चेन्नई मद्रास में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। दूसरा है कि भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन ने नहीं बल्कि लॉर्ड मेयो के काल में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली को शामिल किया गया था और विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करना था। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाना। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो ये भी जो है 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है कब की गई? तो ये 1784 में की गई। और श्वेत विद्रोह कब हुआ? तो श्वेत विद्रोह जो है यह 1766 में हुआ है। मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे सैनिकों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जो था रॉबर्ट क्लाइव की वह नीति थी जिसमें सैनिकों के दोहरे भत्ते आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था यह 1766 में हुआ था। तो इसका जो कूट होगा क्या हो जाएगा? तो इसमें से सबसे पहले आएगा कौन सा विद्रोह? तो सबसे पहले श्वेत विद्रोह आ जाएगा, सबसे पहले चौथा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773। और फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और फिर इसके बाद हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलाए गए राज्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागपुर, उदयपुर। तो यहाँ पे नागपुर को कब मिलाया गया? तो मिलाया गया 1854 में। उदयपुर को तो 1852 में, 1852 में। और सतारा को यहाँ पे मर्ज किया गया था 1848 में।
और संबलपुर को, तो संबलपुर को 1849 में। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, यानी कि सबसे पहले सतारा, फिर उसके बाद संभल, फिर उसके बाद उदयपुर और सबसे लास्ट में नागपुर। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिग्दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह संस्कृत भाषा की पहली मासिक समाचार पत्रिका थी। दूसरा है कि इसका संपादन जॉन क्लार्क मार्समैन ने 1818 में किया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है ये संस्कृत भाषा का नहीं, ये बंगाली भाषा की जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली मासिक समाचार पत्रिका थी। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजौलिया आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह मेवाड़ के बिजौलिया क्षेत्र में जागीरदारों द्वारा लगाए गए लगान के विरुद्ध किसान आंदोलन था। दूसरा है कि इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित था, बिल्कुल सही है। तेभागा जो है बंगाल से संबंधित था। तेलंगाना जो है विद्रोह, तेलंगाना आंदोलन जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित था। पुनप्रा वायलार जो है ये तमिलनाडु से नहीं केरल से संबंधित था। तो इसलिए कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। दूसरा है कि इसका उद्देश्य तर्कवाद और विज्ञान को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेनली यहाँ पे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को खत्म करना और समाज में सभी के लिए समानता स्थापित करना इस आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हुआ, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कब हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है ये बना दिया गया 7 मार्च 1835 से। और साथ ही ठगी प्रथा का अंत कब किया गया? तो ठगी प्रथा का अंत जो है बेंटिक के प्रयासों से 1830 में किया गया, 1830 में। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा क्या होगा? तो सती प्रथा का अंत, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सती प्रथा का अंत होगा, फिर उसके बाद ठगी प्रथा का अंत होगा, फिर आएगा सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत और फिर सबसे लास्ट में अंग्रेजी शिक्षा का जो है माध्यम बनाना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा और 1 4 2 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोलकुंडा कुली कुतुब शाह एक तरफ राज्य दूसरी तरफ संस्थापक। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह बिल्कुल सही है। बरार मलिक रजा गलत है। बरार के संस्थापक जो थे फताहुल्लाह इमाद शाह थे, ना कि मलिक रजा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अहमदनगर तो मलिक अहमद निजाम शाह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने दीवान मुस्तखराज नामक विभाग निर्मित किया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विभाग के दोषों को समाप्त करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग जो है निर्मित किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरम भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इससे प्राप्त आय के एक अंश को केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। दूसरा है कि इस भूमि से प्राप्त आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखी जाती थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मेले हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, इनको एक दूसरे से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बेरिया घाट मेला हरदोई का है। जल विहार मेला तो ये बुंदेलखंड का है। कालिंजर मेला तो ये बांदा का है और शाकुंभरी देवी मेला तो ये सहारनपुर का है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा 2 1 4 3 होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सोनभद्र में स्थित गुड़वाना क्रम की चट्टानों में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा है कि भारत में कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यहाँ पे प्रथम स्थान ना होकर के झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है। तो यहाँ पे
दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों के बढ़ते क्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर और औरैया इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ख्याल नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह पुत्र के जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है कि यह रंगीन कागजों तथा बांसों के बने मंदिरों को सिर पर रख कर किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ख्याल नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है और साथ ही यह पुत्र जन्मोत्सव के मौके पर किया जाता है। तो यहाँ पे पूर्वांचल दिया हुआ है इसलिए गलत है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पक्षी विहार है और दूसरी तरफ दिया हुआ है जनपद। सांडी पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार तो ये गौतम बुद्ध नगर में, और पटना पक्षी विहार तो ये एटा में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा 2143 हो जाएगा, 2143 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। सिंगरौली तो सोनभद्र की है, बिल्कुल सही है। ऊंचाहार रायबरेली, दिव्यापुर औरैया, बिल्हौर जो यहाँ पे लखनऊ दिया हुआ है गलत है, बिल्हौर कानपुर का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान झांसी नहीं, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ना कि झांसी में। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र वाराणसी बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। दूसरा है कि यह प्लेटफॉर्म नीलामी आधारित तंत्र का उपयोग करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रेड्स को आरबीआई ही विनियमित करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, और यह प्लेटफॉर्म नीलामी आधारित तंत्र का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट सशक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह आरबीआई की पहल है, और दूसरा है कि यह बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट सशक्त जो है सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्या को दूर करने तथा बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रोजेक्ट सशक्त जो है नामक समग्र नीति को लागू करने की घोषणा की है। तो प्रोजेक्ट सशक्त ये आरबीआई का पहल नहीं है, ये वित्त मंत्रालय का है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब की है? तो ये वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 का है, 1995 का। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 2 अक्टूबर 1993 का है, 1993 का। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये कब का है? तो ये है 2001 का। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना जो कि 1995 का है, फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002 का, और सबसे लास्ट में होगा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 का। तो इसका जो सही कोड बनेगा 3214 हो जाएगा। तो 3214 ऑप्शन डी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये शिमला में स्थित है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो ये राजमुंद्री में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा।
तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2006 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि और संबद्ध क्षेत्र। पहला है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है। दूसरा है कि देश को लगभग 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। देश की लगभग 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह आरबीआई द्वारा संचालित कंपनी है, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1971 में किया गया था, गलत है, 1961 में इनका गठन किया गया था। क्या? तो क्रेडिट गारंटी निगम, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की स्थापना जो है यह 1961 में की गई थी और ये आरबीआई द्वारा संचालित कंपनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सिर्फ पहला यहाँ पे कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो ये किस में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के निर्धारण हेतु मानक हैं। सीमा पर चालान प्रक्रिया, व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचा, सेवाओं की प्रचुरता और गुणवत्ता। तो ये तीन के तीनों जो हैं ये किस में शामिल हैं? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये तीनों शामिल हैं। और ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरजीत भल्ला समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की है? तो सुरजीत भल्ला समिति ने कौन सी इसमें से सिफारिश की है? पहला है कि भारत की निगम कर की दर में कटौती करना, बिल्कुल है। दूसरा है एग्जिम बैंक के पूंजी आधार में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की जाए, बिल्कुल सही, ये भी सिफारिश दी थी उन्होंने। औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाए, तो ये भी सिफारिश किसके द्वारा? तो सुरजीत भल्ला समिति के द्वारा की गई थी। तो तीनों यहाँ पे की गई थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों सिफारिशें हुई थी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1969 में गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किस बैंकिंग प्रणाली का विकास किया गया? तो यहाँ पे कौन सी बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ? तो ये किया गया लीड बैंकिंग प्रणाली का विकास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लीड बैंक स्कीम यानी कि एलबीएस को वर्ष 1969 में गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। लीड बैंकों द्वारा जो है जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाना, विशिष्ट कार्यक्रमों को अन्य बैंकों का सहयोग करना, संबंधित क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना आदि जो है कार्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किन राज्यों में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है? तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और मिजोरम, इन तीनों ने प्राप्त कर लिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अभी प्राप्त नहीं किया है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ जो दिया हुआ है कि इसमें भौतिक गुण समान होते हैं, ये यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष इसकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये भी यहाँ पे सही है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है, ये भी यहाँ पे सही है। तो जो सही नहीं है यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? किस देश के द्वारा? तो ये सम्मानित किया गया था कुवैत के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र के सहायता के लिए 1 जनवरी 2025 से देश भर के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे, पहला है कि 2 लाख रुपए तक का प्रति उधारकर्ता को कृषि संबंधी सहायक कार्यों सहित कृषि ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करें। दूसरा है कि कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को शीघ्रता से लागू करें। और तीसरा है कि बैंक अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिकतम पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों का व्यापक प्रचार करें। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए
जो निर्देश दिए हैं इसमें से कौन कौन से हैं, तो इसमें से ये सभी निर्देश हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता मामले के विभाग ने 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किन नवाचारों का शुभारंभ किया। तो इनमें से जो है जागो ग्राहक जागो ऐप का किया, जागृति ऐप के किया और जागृति डैशबोर्ड का भी किया गया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी का यहाँ पे संचालन किया गया, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है। सैन्य अभ्यास सहभागी देश, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया, बिल्कुल सही है। सिम्बैक्स भारत कंबोडिया और सिलेनेक्स भारत श्रीलंका। तो यहाँ पे तीन के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 1271.4 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ पे सही है। ये मध्य प्रदेश का जो है रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का है, और इसका जो स्थान है टाइगर रिजर्वों में 57वां स्थान है। माधव टाइगर रिजर्व को अब 58वां स्थान प्रदान किया गया है, यानी कि अब भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 58 हो गई है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य मेघालय में जल संचालन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किस राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन कोष यानी कि SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में 944.80 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिया गया है तमिलनाडु के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से किया गया। दूसरा है कि यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है, लखनऊ में नहीं हुआ है। तो सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। सॉरी, पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2024 में केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रैंकिंग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ भारतीय संस्थान, दूसरी तरफ उनकी रैंकिंग दी हुई है। तो IIT दिल्ली को कौन सी रैंकिंग मिली, तो IIT दिल्ली यहाँ पे 44वीं रैंक, IIT बॉम्बे 48वीं रैंक, और IIT कानपुर, तो IIT कानपुर 67वीं रैंक, और भारतीय विज्ञान संस्थान को कौन सी रैंक मिली, तो भारतीय विज्ञान संस्थान को 62वीं रैंक मिली। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है कि किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। कारण है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है। दूसरा है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनता है, और हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और वायु में नमी की उपस्थिति, ये दोनों जो हैं परिस्थितियाँ, ये लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक हैं। तो पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ईंधन दिया हुआ है, ईंधन गैस, दूसरी तरफ मिश्रित गैसें हैं। कोल गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। तो यहाँ पे कौन सा जो है
सही सुमेलित नहीं है। तो कोल गैस जो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, तो ये गलत दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बाकी वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये भी सही सुमेलित है। और प्राकृतिक गैस मीथेन और इथेन, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्लू आइस के लिए, ब्लू आइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। यह ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। बाकी इसमें रोगाणु नहीं पाए जाते, इनमें उल्का पिंडों के रहस्य छिपे हैं और इसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह पौधों की कोशिकाओं में मिलता है। दूसरा है कि इसके कारण मानव गुर्दे में पथरी होती है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह गुरुत्व बल से अधिक प्रबल होता है। और दूसरा कथन है कि इसे किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है कि वायु की उपस्थिति में अपने परवलयाकार पथ पर गतिमान कोई पिंड अपने आदर्श गमन पथ से विचलित हो जाती है। कारण है कि वायु किसी पिंड की गति का विरोध करता है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन नहीं करती है? तो इसमें से जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन नहीं करती है, तो वो कौन सी घटना है? तो पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिरना जो है, यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन नहीं करती। न्यूटन का तृतीय गति क्या है? तो न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ये सब जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। जबकि पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल का टूटना जो है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन नहीं करता। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाता है। दूसरा है कि सभी द्रव्यों का क्वथनांक खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। अब कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। क्योंकि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ घट जाता है, तो यहाँ पे पहला गलत, सिर्फ दूसरा सही, ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कम वायुमंडलीय दाब के कारण होती हैं? तो यहाँ पे कम वायुमंडलीय दाब के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आना, वायुयान में फाउंटेन पेन में स्याही का रिस जाना, और अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगना, तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना। ये चार के चारों जो हैं ये कम वायुमंडलीय दाब के कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जोड़ जहाँ कंधे या कूल्हे आपस में जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कौन सा जोड़ कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बॉल एवं सॉकेट जोड़। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्यूटल जोन, यहाँ पे प्यूटल जोन जोड़ जो है कहाँ पे होता है? तो यह संधि गर्दन और कशेरुका में पाई जाती है, जो एक अक्ष के चारों ओर घूमने की अनुमति देती है। हिंज जोड़, तो हिंज जोड़ जो है यह कोहनी और घुटने के जोड़ में पाई जाती है, जो एक दिशा में गति करने में सक्षम होती है। और ये जो है सैंडल संधि, तो सैंडल संधि या फिर जोड़ अंगूठे के जोड़ में पाई जाती है, जो दो हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर घुमाने और स्लाइड करने की अनुमति देती है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार कि कंधे या कूल्हे में आपस में कौन सा जोड़ होता है? तो बाल एवं सॉकेट जोड़ होता है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य दृष्टि का वयस्क अपने निकट बिंदु को लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। दूसरा है कि यह दूरतम बिंदु लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि दूरतम दूरी यहाँ पे अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे अल्पतम जो है 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अधिकतम दूरी जो है आँख से वो अनंत होती है, उसका यहाँ पे कोई जो है
मानक नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है मानव कोशिका में पाई जाने वाली अंतःस्रावी द्रव लसिका का रंग रुधिर की तरह लाल रंग का नहीं होता है। कारण क्या है कि इसमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव कोशिका में पाई जाने वाली अंतःस्रावी एवं लसिका का रंग रुधिर की तरह यह लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सी औषधि का उपचार किया जाता है? तो एंटासिड का किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती ओरोलॉजी नहीं पोमोलॉजी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो केवल यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका मुख्य विषय जो होता है हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। दूसरा है कि यह अपने आदिवासी रूपांकनों और प्राकृतिक रंगों के प्रयोग के कारण लोकप्रिय है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है मधुबनी चित्रकला के बारे में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? तो ये बिहार की है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य, इनको सुमेलित करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथकली तो ये हो जाएगा केरल का। कथकली तो ये केरल का, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा 4 1 2 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और निर्माणकर्ता सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे लिंगराज मंदिर ययाति प्रथम बिल्कुल सही, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन, मोढेरा का सूर्य मंदिर भीमदेव प्रथम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर यहाँ पे जो दिया हुआ है धंगदेव, ये गलत है, नरसिंहदेव ने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है, जाट जाटिन जो झारखंड दिया हुआ है गलत है, बिहार का है ये। तो बिहू असम, चरकुला उत्तर प्रदेश, और सहरहुल तो छत्तीसगढ़, ये तीनों सही सुमेलित हैं। जट जाटिन ये बिहार का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, कथन है कि अकबर ने शासन के 24वें वर्ष में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। कारण है कि इसके अंतर्गत स्थानीय उत्पादकता और कीमतों को मालगुजारी का आधार बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यवन शासकों में से कौन से अशोक के समकालीन थे? एंटियोकस, तुर्मय, अलक, सुंदर। तो इसमें से कौन जो है इनके समकालीन थे? तो इनमें से ये तीनों जो है ये अशोक के समकालीन थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंटक शोधन न्यायालय दीवानी अदालत के रूप में जाना जाता है। अशोक ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंटक शोधन जो न्यायालय था वह दीवानी नहीं फौजदारी न्यायालय था, यानी कि फौजदारी अदालत था। और साथ ही यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अशोक ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया था, ये भी यहाँ पे अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दूसरा है कि इसमें समुद्रगुप्त की संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो हरिशेन ने लिखा था, और हरिशेन जो है यह समुद्रगुप्त का राज कवि था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसमें से जिसका लिंगानुपात सबसे कम है यह है सिख का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से इसमें से सत्य हैं। पहला है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, ये भी यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है। तो इसमें से जिसका जनघनत्व न्यूनतम है यह है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा, राजस्थान है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 131 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 132 और इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 133, दी गई श्रृंखला में सामान्य पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या होगी 289 होगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को चुनिए। तो कौन सी यहाँ पे लुप्त संख्या होगी, तो ये हो जाएगी 12, ऑप्शन बी यहाँ पे होगी 12, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 135 और इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज जो हैं यह है 18, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 137 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 और इसका जो सही आंसर यह भी ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 139 है और यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए आरेख में कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध दर्शाता है, वर्ग, आयत और बहुभुज। तो इसमें से कौन सा जो है सही, तो यहाँ पे जो इसका सही यहाँ पे कोण दर्शाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सही समीकरण ऑप्शन बी यहाँ पे दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनका लघुत्तम समापवर्त 1200 है, तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो यहाँ पे उनका जो महत्तम समापवर्त हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट अब चलते हैं हिंदी की तरफ और हिंदी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 141वां प्रश्न है, पहला ही मान लीजिए हिंदी का। अंगरखा का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पे अंगरखा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंगरक्षक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आहिर, आभीर, आंवला, आमलक, इलायची, एला। उत्साह को यहाँ पे उत्थान दिया हुआ है, ये सही नहीं है, उत्साह का यहाँ पे उत्साह होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो सफल यहाँ पे तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव हो जाएगा संभल। एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है। तो परिवा जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा प्रतिपदा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए। यहाँ पे बानर जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा, बंदर इसका तद्भव होगा, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए, कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है। बंधन, वर्ष, बिंदु, ब्योत। तो इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा ब्योत, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्योत का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा बी वृत्ति, बी वृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो चितेरा का चित्रक दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, चितेरा का चित्रकार होता है जबकि चीता का चित्रक होता है तत्सम, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम जो है राशि हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रास। 27 का तत्सम रूप क्या होगा। तो 27 का तत्सम जो रूप हो जाएगा यह हो जाएगा सप्तविंशति, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव यहाँ पे क्या है। तो अमीय जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये हो जाता है अमृत, ऑप्शन बी सही आंसर। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो या तो धान यहाँ पे जो है ये राक्षस का पर्यायवाची है, ये
अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे अर्ची जो है या कमल का पर्यायवाची ना होकर के किरण का पर्यायवाची है, शेष सभी यहाँ पे कमल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर। चंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे सारंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। विबुध जो है यहाँ पे ये देवता का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो यमुना शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो अर्कजा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। शेष कूलंकषा, तरंगिणी और अपगा, ये तीनों किसके? तो ये तीनों नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बाण का पर्यायवाची शकुंत जो है यह पक्षी का पर्यायवाची है, बाण का नहीं। बाकी आशु, इशु और सिलीमुख ये तीनों जो है ये बाण के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें से जो दिया हुआ है यहाँ पे यति, यति जो है यमुनी का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का नहीं है। बाकी आत्मभू, हिरण्यगर्भ और लोकेश ये तीनों किसके पर्यायवाची? तो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी सही आंसर। गुड़ाकेश निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का, कामदेव का, कृष्ण का या फिर गुरु का? तो गुड़ाकेश यहाँ पे अर्जुन का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रदपट किस शब्द का पर्यायवाची है? तो रदपट यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा ऊंट का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे मदलता जो है यह कल्पवृक्ष का नहीं है, यह कस्तूरी का पर्यायवाची होता है। बाकी परिजात, मंदार और कल्पत्रु ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मदलता जानते रहिएगा, ये कस्तूरी का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुर्गा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो बल्लभा जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची ना होकर के पत्नी का पर्यायवाची है। बाकी कल्याणी, कामाक्षी और धात्री तीनों दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे यह काम आप पर निर्भर है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कि हवन सामग्री जल गया, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध होगा हवन सामग्री जल गई। आंखों से आंसू निकल पड़ा, इसका शुद्ध रूप होगा आंख से आंसू निकल पड़े या आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि आंसू जो है यह बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। मुझे बहुत आनंद आता है, ये यहाँ पे सही है। क्या यह संभव हो सकता है? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा क्या यह संभव है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से शुद्ध है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, इसका शुद्ध रूप होगा कि अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा है कि मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। और ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध रूप होगा कि इतने में हवा का हल्का झोंका आया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अष्टावक्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अत्युक्ति नहीं होता है, अत्युक्ति होती है, अत्युक्ति। अहोरात्र नहीं, अहोरात्र होता है, और अछौड़ी नहीं होती, अछौड़ी होता है, अछौड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे कुमुदनी जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो अशुद्ध है यह है पौराणिक, पौराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है, पौराणिक, डापी छोड़ी की मात्रा पौराणिक, ऑप्शन डी सही आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मैं एक चित्र खरीदूंगा, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह एक गहरी समस्या है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा यह एक गंभीर समस्या है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द योगी वर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। बाकी दुरात्मगण नहीं होता है, दुरात्मागण नहीं, दुरात्मगण हो जाएगा,
यहाँ पे सानंदित नहीं होता है, सानंद होगा, और पक्षीगण हो जाएगा, पक्षीगण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्थ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं तो उन्हें परिशिष्ट कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो ये अध्यादेश होगा। अनाक्रांत किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो अनाक्रांत के लिए हो जाएगा जिस पर हमला ना किया गया हो, ऑप्शन ए सही आंसर। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, तो उबारा कहेंगे इसे, सॉरी ऊहापोह कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों चंपू कहलाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी परकीया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। विकास का जो प्रास्त दिया हुआ है ये गलत है, विकास का यहाँ पे विलोम ह्रास हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही आंसर। भीरु का निम्नलिखित में से किसका विलोम होगा? भीरु निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो साहसी का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो यहाँ पे अनुचर का जो परिचय दिया हुआ है दोनों समानार्थी हैं, ये एक दूसरे से विलोम नहीं है। बाकी तीनों युग्म जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही, तो एक दूसरे के विलोम हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द है, अनुज हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्बल का विलोम है? निर्बल का यहाँ पे जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सबल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विनम्र शब्द का विलोम है? तो विनम्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनम्र का विलोम हो जाएगा धृष्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। इनमें से प्राचीन का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो प्राचीन का उपयुक्त विपरीतार्थक अद्यतन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। इनमें से इष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो अनिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। लब्ध का विलोम, तो लब्ध का विलोम जो होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रदत्त, ऑप्शन बी सही आंसर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर यहाँ पे विद्यार्थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चतुर जो है यह विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण विशेष्य है? कौन सा शब्द इसमें से विशेष्य है? तो आचार यहाँ पे विशेष्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण जो है यह शरारती बालक है, इसमें प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है? अरण्य यहाँ पे विशेषण नहीं विशेष्य है, तो आरण्यक यहाँ पे इसका शुद्ध विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, कौन सा यहाँ पे विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा शहीद, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 बड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस की लापरवाही से 2 अपराधी जेल से फरार हो गए। उपरोक्त में से किन वाक्यों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो यहाँ पे पुलिस की लापरवाही जो है इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो शब्द युग्म अशुद्ध है यह है ऑप्शन डी। यवन का जो यवनी दिया हुआ है यह सही नहीं है, यवन विशेष है और इसका जो शुद्ध विशेषण होगा यह हो जाएगा यवनीय, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। गहरी नदी, लंबी मीनार और सफ़ेद कबूतर में विशेष कौन सा है? तो यहाँ पे नदी, मीनार और कबूतर ये विशेष हैं, गहरी, लंबी और सफ़ेद ये सब क्या हैं? तो ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है विशेष के बारे में, तो विशेष क्या होगा? नदी हो जाएगा, मीनार हो जाएगा और कबूतर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय करुण हृदय में परिवर्तित हो गया, वाक्य में विशेष क्या है? तो इस वाक्य में विशेष हो जाएगा हृदय, ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि विशेषण नहीं है? तो प्यास जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है,
बाकी पल्लवित, बिकाऊ और भिखारी यहाँ पे विशेषण है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब रहा 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्कोर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।